Dear students, in my last class we have discussed self induction. स्वप्रेरण की हमने बहुत बात की। स्वप्रेरण किसी कुंडली का क्या होता है, व्हाट इज इसका उपयोग क्या है, और इसकी मदद से हम किसी परिपथ में धारा के जो बढ़ने की जो रेट है या घटने का जो रेट है उसको हम, या टाइम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और इससे संबंधित बहुत सी घटनाएं जो हैं वो अक्सर हमारे घरों में होती रहती हैं, अगर हम नोटिस करें या ना करें। आपको याद होगा जब हम किसी स्विच को ऑफ करते हैं तो जैसे हम उसको ऑफ करते हैं मान लीजिए इसको अभी कनेक्शन बड़ा जुड़ा हुआ है और करंट इसमें कुछ बह रही है, करंट मैक्सिमम जो भी बहती है वो बह रही है। अचानक हमने क्या किया, इस कनेक्शन को डिस्क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्विच है, यही वो स्विच है। जैसे ही हमने करंट को बंद किया, और आप जानते हैं इस परिपथ में धारा एकदम अधिकतम मान से शून्य हो गई, और जैसे ही शून्य होगी इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो क्योंकि करंट का एकदम ऑल ऑफ अ सडन जीरो होती है। और आपको याद है वो कि हमने किसी कुंडली में अचानक धारा अगर जीरो कर दें तो अचानक बहुत तेज़ी से, अगर हम धीरे धीरे जीरो करें और एकदम ऑल ऑफ अ सडन जीरो कर दें तो di/dt, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत धारा बहुत अधिकतम से जीरो हो गई, तो di/dt जो होता है एक बड़ा अमाउंट होता है। इससे ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। और जब di/dt बहुत ज़्यादा होता है तो आपको याद होगा कि इसमें जब भी धारा परिवर्तन होती है तो एक बैक ईएमएफ, विरोधी ईएमएफ हमने बात की थी, जिसका मान होता है L/di/dt। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा स्विच ऑफ करते समय, स्विच ऑन करते समय, तो क्योंकि करंट के पास मौका होता है थोड़ी देर तक अपने मान को अधिकतम करने तक, कुछ देर रुक सकती है, लेकिन स्विच ऑफ करते समय एकदम स्विच ऑफ होता है। तो स्विच ऑफ जब होता है तो di/dt बहुत ज़्यादा होने से E का मान जो है विद्युत, ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है विरोधी, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सर्किट तो ऑफ हो गया है, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, करंट तो बह नहीं सकती। तो यहाँ पर एक ज़्यादा विभवांतर यहाँ पर प्रकट होता है। ये जो E है, मान लिया di/dt अगर कुंडली का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वचालकता जो है, अगर वो 10 हेनरी है और di/dt जो है वो मान लिया 30 है, तो 300 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। और 300 वोल्ट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर एक चिंगारी जैसी निकलेगी। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आप बिजली का बटन स्विच ऑफ करते हैं तो वहाँ पर एक चिंगारी निकलती है, और इसी चिंगारी के कारण ये जो बटन है धीरे धीरे जल जाते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आप इनका उपयोग करते रहें तो आप पाएंगे कि ये जो बटन है ख़राब हो गए हैं, या बटन जो है अच्छा, ऐसे परिपथ जहाँ बहुत हैवी करंट बहती है, जहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा पावर वाला अप्लायंस लगाया है, जैसे हीटर, या हीटर कह सकते हैं, या वो तुम्हारे पानी गर्म करने वाला रॉड लगा रखा है, तो उस परिपथ में बहुत ज़्यादा करंट बहती है, तो सबसे ज़्यादा जलने के चांसेस उन्हीं बटन्स के होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो वाला प्लग जहाँ पर अक्सर आप पानी गर्म करने वाली मशीन लगाते हैं, वो वाला बटन बाकी बटनों के मुकाबले जल्दी जल जाता है। तो इसी स्पार्क के कारण, और यही विरोधी विद्युत वाहक बल जो है रोज़ ऑन ऑफ करते समय ये एक्शन में आता है और चिंगारी यहाँ पर प्लग में निकलती है, और इस कारण ये जल जाता है। तो ऐसे व्यवहारिक प्रयोग आप ज़िंदगी में इसको अगर आपने किया है, देखा है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं देखा है तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि स्विच ऑफ करते समय गीले हाथ ना हो आपके, आप नंगे पाँव ना खड़े हों। अक्सर बिजली के बटनों का उपयोग करते समय हम जो हैं नंगे पाँव ज़मीन में ना खड़े हों, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार इन्हीं स्पार्क की पकड़ में हम आ जाते हैं और करंट का झटका हमें लगने की संभावना रहती है। तो ये था हमारा स्वप्रेरण। एक ऐसी
एक ऐसी और घटना है जिस पर आज हम बात करेंगे, इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण भी स्वप्रेरण की तरह ही घटना है। इसमें क्या होता है, जैसे एक कुंडली है, ये कुंजी लगी है, और जैसे ही मैं इस कुंजी के को बंद करता हूं तो इसमें धारा अधिकतम बहना चाहेगी, क्योंकि कुंडली है और कुंडली धारा परिवर्तन का विरोध करेगी, तो ये कुंडली इस धारा को एकदम अधिकतम नहीं होने देगी, कुछ टाइम लगेगा। अब क्या होता है कि इसके समीप एक दूसरी कुंडली है, इसमें अगर हम एक एमीटर लगा दें तो आप क्या देखेंगे, जब इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे, इस कुंडली में भी एक विक्षेप, आप इसकी सुई, अगर इसमें धारा मापी लगाए तो उसकी सुई हिलेगी, तो आपको लगेगा कि इसमें तो आपने कोई सेल भी नहीं लगाया है और ना ये इसको छू रही है। तो इसमें धारा परिवर्तन करते समय, कम या ज़्यादा करते समय, इसमें भी धारा कैसे बह जा रही है, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन, ध्यान रखना है, इसमें विद्युत केवल तभी बहेगी जब इसमें धारा या तो बढ़ रही है या घट रही है। इस कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल भी उस कारण का विरोध करता है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। अर्थात क्योंकि ये जो विद्युत वाहक बल है, इसमें धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये वाली कुंडली भी इसमें धारा परिवर्तन का विरोध करती है। माने अगर मैं इसको नटशेल में कहूँ कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध वही कुंडली करती है, तो ये तो स्वप्रेरण है, लेकिन उसके नज़दीक रखी हुई दूसरी कुंडली भी उसका विरोध करती है। यह अन्योन्य प्रेरण की घटना है। तो इसकी परिभाषा चलिए लिखते हैं। जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है, तब उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि उस कारण का विरोध करता है, जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये तो इसकी किताबी परिभाषा मैंने आपको लिखा है, जो अक्सर किताबों में इसका जिक्र होता है कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो उसके समीप दूसरी कुंडली उसका विरोध करती है, या उसके समीप दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और जो उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी जगह धारा परिवर्तन का
उसका पड़ोसी भी विरोध कर रहा है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यानी कि अन्योन्य प्रेरण के लिए दो पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी जो है वो विरोध करेगा। अगर यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, इसको हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इसको कई और रूपों में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप इसको वही प्रकार समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि किसी कुंडली, सिंगल कुंडली, अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं तो वह कुंडली उसका विरोध करती है, ये तो स्वप्रेरण है। लेकिन उसके बगल वाली कुंडली भी उसका विरोध करती है, ये अन्योन्य प्रेरण है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक के माध्यम से समझाते हैं। दो कुंडलियां हैं तो जैसी भी रखी हैं उस अवस्था में उनका एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। तो वह जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक जितना ज़्यादा होगा, इसका मान है कि वो आप धारा परिवर्तन का वो जो कुंडली है दूसरी वाली, वो उतना ही ज़्यादा विरोध करेगी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जितना ज़्यादा होगा, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व। ये अन्योन्य शब्द हमारे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। म्यूचुअल, म्यूचुअल वर्ड आप बहुत समझते होंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका अंग्रेजी नाम है। जैसे कहते हैं नहीं भाई, दोस्ती तो म्यूचुअल है, जब आप किसी के अच्छे दोस्त होंगे तभी वो भी आपका अच्छा दोस्त होगा। ये तो म्यूचुअल रिलेशन है, दो लोगों के बीच का रिलेशन है, आपस का रिलेशन है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको हम कैपिटल एम से ही ज्ञात करते हैं। स्वप्रेरकत्व तो यानी कि स्वप्रेरण गुणांक की तरह इस एम का भी जो यूनिट है वो हेनरी ही होगा। हेनरी, कैपिटल एच से हम इसको दिखाते हैं। तो अब दो कुंडलियां हैं, मान लीजिए एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है। तो इनमें एक कुंडली प्राथमिक कहलाएगी, दूसरी कुंडली सेकेंडरी। मान लीजिए जिसमें हमने धारा परिवर्तन की, ये कुंडली तो हो गई प्राइमरी, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ इसको हमने कह दिया सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली। ये प्राथमिक कह दी और ये द्वितीय। अब देखिए ये दो कुंडलियां ऐसी रखी हैं, समीप रखी हैं। कुंडलियां ऐसी भी हो सकती कि एक ऐसी रखी है और दूसरी ऐसी रखी है। इस अवस्था में अन्योन्य प्रेरण गुणांक बहुत कम होता है। और अगर ऐसे हो, दूसरी कुंडली भी इसके साथ ही लिपटी हो, एक ही अक्ष है दोनों की, तो इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व तो ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें बहुत कम होगा अगर कुंडली ऐसी रखी है। उसका कारण यह है कि जब कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है, और आप जानते हैं कि धारावाही परिनालिका के आसपास। अब देखिए ये जो फ्लक्स है इस कुंडली से नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये कुंडली ऐसे रखी है, फ्लक्स ऐसे ऐसे निकलेगा। और फ्लक्स किसी कुंडली से कब गुजरता है, जैसे यहाँ से अगर हम फ्लक्स चेंज कराएंगे तो देखो ये इससे गुजरेगा, देखिए आप इसके अंदर से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुंडली ऐसे रखी है और गुजर ऐसे रहा है, तो यहाँ पर कुंडली से बद्ध नहीं माना जाएगा, लिंक नहीं हो रहा है, यानी कि इससे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका इससे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम होगा। होगा तो सही, शून्य नहीं होगा, बहुत कम होगा इस अवस्था में। तो कुंडलियाँ कैसी रखी हैं इस पर भी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है डिपेंड करता है। अब हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम निकाल रहे हैं, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण गुणांक को निकाल रहे हैं। तो इसके लिए देखिए ये द्वितीय कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। हम लिखते हैं द्वितीय कुंडली से हम जानते हैं, यहाँ पे आएगा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम,
हम जानते हैं कि द्वितीयक कुंडली से किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स, हम जानते हैं कि द्वितीय कुंडली से किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स फाई एस कह देते हैं, प्राथमिक कुंडली से उस क्षण बहने वाली धारा आईपी के समानुपाती होता है। अब ये कैसे, देखिए इसको हम समझते हैं। किसी भी समय इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है द्वितीयक से, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इससे कितनी धारा बह रही है। अच्छा देखिए, अगर इससे मैं ज़्यादा धारा बहाऊं आईपी प्राथमिक से, तो नेचुरली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो इसके समीप रखी हुई कुंडली से भी फ्लक्स उसी हिसाब से उसके अंदर स्ट्रांगनेस आएगी। यानी कि पाई एस समानुपाती किसके हो जाएगा, आईपी के, या पाई एस बराबर एम आई पी। ये जो एम है यही बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व है। दिस एम इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि समानुपाती नियतांक। और इसी का जो मान है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है हमारा, उसी को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। एम जितना ज़्यादा आएगा इसका मान है इन कुंडलियों का आपस में जो है वो तगड़ा वो है, लिंकिंग है, आपस में इनके बीच जो इंडक्शन है वो म्यूचुअल इंडक्शन जो अन्योन्य प्रेरण है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी से एम की पहली परिभाषा बनेगी। अगर आप इसको पढ़ने के बाद फिर से अगर आप स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिभाषाओं में बहुत कुछ समानता है। तो इसके लिए आपको जो है स्वप्रेरण को फिर से एक बार और देखने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं जो हूँ इसको यहाँ पर आपको से इसको दिखा रहा हूँ। यदि अच्छा m बराबर क्या गया, या इसके बाद या m बराबर पाई एस अपॉन आई पी। यदि आई पी बराबर 1 हो जाए 1, तब m बराबर क्या हो जाएगा, पाई एस। तो यहीं से परिभाषा बनी। अतः किसी कुंडली युग्म, दो कुंडलियां है ना, ये कहता है किसी कुंडली युग्म का अन्योन्य, अतः किसी कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अतः किसी कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से, न्यूमेरिकली आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक हो।
इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व तो कैसे निकाला जाता है इसका भी मेथड हमने बता दिया, क्योंकि अभी हम कुछ कुंडलियों के युग्म का हम अन्योन्य प्रेरकत्व तो निकालेंगे, तो इसी परिभाषा का हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 कुंडलियाँ हैं कोई भी, उनमें आप पहली वाली कुंडली में कुछ धारा बहाएंगे और देखेंगे दूसरी वाली कुंडली से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अगर आपने ये निकाल लिया φs और धारा, तो उसमें हम इस समीकरण से उसकी तुलना करके हम जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस कुंडली युग्म के लिए हम प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही मैं भेज रहा हूँ, इसको भली प्रकार से आप समझ लीजिएगा और फिर जो है हम आगे इस पर बात करेंगे।